हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 पृष्ठ रसायन का ऑल वीवीआई 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे। जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं सबको हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है इस साल के लिए। तो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर जितने भी पिछले साल में पूछा गया था और जितना भी आ सकता है अभी सबको कलेक्ट कर लिया गया है। आप अपना पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब आगे किसी क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव से। पहला है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं। तो रासायनिक अधिशोषण एक बार हो जाता है तो उसको मिटाया नहीं जा सकता। चक्के में मिट्टी लग जाता है तो उसको तो हटाया जा सकता है, लेकिन लोहे में जंग लग गया तो नहीं हटाया जा सकता। इसी को कहा जाता है रासायनिक अधिशोषण। और वो एक ही परत होता है। लोहे के एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से जुड़कर एक परत बना लेते हैं। एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध निम्न में से किसका उदाहरण है। पायस का, निलंबन का, सॉल का। तो दूध पायस का है क्योंकि दूध में पानी भी है, तेल भी है। तो तेल में पानी है इसलिए पायस। या आपको डिटेल में समझना है तो नीचे आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। नोट्स मतलब कि वीडियो बना कर रखा गया है पूरा कंप्लीट नोट्स का। उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसका क्या है। ये सब याद करने वाली चीज़, इसका कोई ट्रिक नहीं है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है किस में पाया जाता है। विलयन में नहीं पाया जाता, अवक्षेप में हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ठोस होता है। शुद्ध विलयन में नहीं दिखाई देता टिंडल प्रभाव, केवल कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। उसमें भी सॉल भी एक कोलाइडी विलयन, इसलिए सॉल मारेंगे। वाष्प में नहीं होता। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन अणु होते हैं। लिपिड कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ये प्रोटीन अणु होते हैं। तो ये तो बायोलॉजी का चीज़ है, इसमें भी दिया है। और आपको ये अध्याय 14 में भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री के 14, उसका भी क्वेश्चन आंसर डालूंगा मैं इन सब के बाद। निम्न में सबसे कम गोल्ड संख्या है। स्वर्ण संख्या, गोल्ड संख्या बताया गया था। इसका निकाल नोट्स आपको नोट्स आप देखिएगा तो उसमें डिटेल में सभी का लिखा गया। आपको तो ये याद करना पड़ेगा कंपेयर करके कि जिलेटिन का कितना होता है, इसका कितना होता है। हमारा जिलेटिन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाना टाइम पास होगा, आप नोट्स देख लीजिएगा जाके। अधिशोषण होता है क्या, अणु संख्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचायक अभिक्रिया, पृष्ठीय परिघटना। तो सतही परिघटना होता है, ठीक, सतह पे होता है अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण होता है, आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। रासायनिक अधिशोषण क्या है, अनुत्क्रमणीय है, उष्माशोषी है, दोनों है, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अनुत्क्रमणीय मारा गया है, इसका मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को फिर से उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता। जैसे टायर में, साइकिल के टायर में मिट्टी लग जाता है तो फिर छुड़ा देते हैं, हट जाता है, लेकिन एक बार जंग लग गया तो नहीं हटा सकते, यानी अनुत्क्रमणीय है। लोहे में जंग लग गया तो। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक मतलब द्रवरागी, द्रव के प्रति राग रखता है, आकर्षण रखता है, विरोध नहीं करता द्रव का, उसे द्रवरागी कोलाइड कहते हैं। तो उसमें है गोंद, ठीक, इसमें गोंद आता है द्रवरागी में। इसमें द्रव भी रहता है इसलिए एकदम चिपका लासा जैसा रहता है, ठीक। लेकिन ये पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। कुहासा में भी पानी अलग हो जाता है, कुहासा, हाँ, पानी साफ साफ दिखाई देता है। रक्त में भी होता है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसमें पूरा पानी के प्रति राग होता है, इसलिए सटे सटे सब चिपचिपा होते हैं। द्रव विरागी में द्रव का विरोध करते हैं। डिटेल जानने के लिए नोट्स देखें, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ठीक। सोने का कोलाइडिसॉल, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सब कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। लेकिन चीनी का विलयन वास्तविक विलयन का उदाहरण है। वास्तविक विलयन कभी भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। अब आ गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नहीं विषयनिष्ठ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लघु उत्तरीय समझिए, क्योंकि यहाँ से केवल लघु उत्तरीय पूछता है, दीर्घ उत्तरीय कभी नहीं पूछा, कभी देखा भी नहीं गया कि यहाँ से दीर्घ उत्तरीय पूछा है। हमेशा 2 नंबर का पूछता है। तो इसलिए चैप्टर पे मेन यही क्वेश्चन जो बताया जा रहा है कंप्लीट एकदम कर लीजिए, लड़ जाएगा सारा का सारा। लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर बार बार पूछता है, जिसको द्रवरागी, द्रव विरागी में अंतर बोलते हैं।
शब्द पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी शब्द मिस्टेक हो गया आपका गड़बड़ हो जाएगा। लायोफिलिक द्रव रागी, लायोफोबिक विरागी, फिलिक रागी फोबिक विरागी, इस तरह कुछ लय जैसा बैठा लीजिए, याद रहेगा। तो ये अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई होते हैं। विरागी है ना द्रव के, इसीलिए ये, लेकिन रागी है इसीलिए अस्थाई रहते हैं। ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये उत्क्रमणीय है, मतलब कि द्रव चिपक गया फिर अलग अलग भी किया जा सकता है, लेकिन ये एक बार अलग है तो अलग है इसको। अच्छा, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, हाँ ठीक है, अनुत्क्रमणीय होते हैं द्रव विरागी में। मिलाएंगे फिर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, देखना क्या सही है, एकदम सटीक है। ये आसानी से स्कंदित नहीं होते, मतलब ये नीचे नहीं बैठते। स्कंदित का मतलब इनके कण नीचे नहीं बैठते, लेकिन इन्हें आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। मतलब कि इनको छोड़ दीजिएगा तो फिर नीचे जाके बैठ जाएगा सारे के सारे कण। मतलब क्या है कि आप जैसे मान लीजिए नमक द्रव रागी वाला तो जैसे है वैसे ही रहेगा, हर पूरे जगह पे समान रहेगा। और लेकिन द्रव विरागी वाला में क्या होता है कि नीचे सारे बैठ जाते हैं, सारे कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, दूध के कण तो नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ है ऐसे एग्जाम्पल। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए बालू भर देते हैं पानी में, तो बालू धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक, वो चिपकेंगे नहीं पानी के साथ। ऐसे ऐसे कंडीशन आता है। कुल मिला के आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अवशोषण और अधिशोषण में अंतर, ठीक। तो ये नया क्वेश्चन है, इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अंतर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, सारणी बनाकर नहीं लिखेंगे। इस तरह भी अंतर लिखा जाता है। पहला है कि अधिशोषण में पदार्थ केवल सतह पर सांद्रित होता है, सतह के ऊपर, लेकिन अवशोषण में पदार्थ पूरे स्थूल में समान रूप से फैल जाता है। मतलब है कि आप जैसे क्या बोल सकते हैं, रुआ लीजिए, रुआ के ऊपर क्रीम लगाइए, वो केवल ऊपर ऊपर आएगा, लेकिन उस पानी को लगाइए, पानी पूरा अंदर तक रुआ में चला जाएगा। आ रहा समझ में? तो पूरा अंदर तक जब चला जाता है कोई भी पदार्थ दूसरा, तो उसको कहा जाता है अवशोषण। केवल सतह पर रहता है तो अधिशोषण। दूसरा, अधिशोषण सतही परिघटना, जबकि अवशोषण क्या है, स्थूल। स्थूल मतलब भीतर तक, पूरा अंदर तक। अगला है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। अंतर बार बार आ रहा है, कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा। तो भौतिक और रासायनिक में अंतर, यह वंडर वाल बल के कारण होता है। मतलब कि चक्के पे मिट्टी हमारा लग गया, तो उनके बीच कौन सा बल है, तो वंडर वाल बल है, जो बहुत कमजोर होता है, जिसको फिर से उखाड़ा जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। इस बल को आसानी से तोड़ा जा सकता है। यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है, यह बंधन के चलते होता है, यह बल के चलते होता है। यह उत्क्रमणीय है, मतलब एक बार चिपक गया फिर निकाला जा सकता है, लेकिन ये चिपक गया तो नहीं निकाला जा सकता। अनुत्क्रमणीय है, इसके लिए निम्न ताप की जरूरत होती है, इसके लिए उच्च ताप की जरूरत होती है। मतलब कि अधिशोषण आसानी से हो जाता है, किसी भी ताप पे, सामान्य ताप पे भी चिपक जाता है कोई भी पदार्थ हमारे शरीर से या हमारे चप्पल से, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ज़्यादा ताप की जरूरत होती है, सामान्य ताप पर नहीं हो पाता। यह ताप बढ़ाने पर घटता है, यह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ये अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ये एक सामान्य क्रिया है जो ताप बढ़ाने पर घटेगा। मतलब कि जैसे ही हम लोग गर्म तावे पर अगर आप कोलगेट लगाइएगा तो बढ़िया से नहीं चिपकेगा और सूख जाएगा ना, यानी ताप बढ़ाने पर घटने लगेगा। टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करें। तो हेडिंग लगा देंगे टिंडल प्रभाव। काले रंग से लगाइएगा, लाल से मत लगाइएगा। कोलाइडी विलयन में कोलाइडो के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट में आसान परिभाषा। कोलाइडी विलयन है, क्या होता है जानते हैं। यह वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच का कण वाला विलयन होता है, ठीक। उसमें कोलाइडी के जो भी कण है, एक कोलाइड है, उसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। मतलब कि क्या करता है, ये एक शंकु का डिजाइन बन जाता है, उसमें टार्च बारिएगा तो उसमें एक सफेद प्रकाश का पथ बन जाएगा, जबकि ये वास्तविक विलयन में नहीं होता ऐसा। आगे देखते हैं।
यहाँ पे चित्र बनाया है और लिखा है कि प्रकाश के चमकीले कोण को टिंडल शंकु कहते हैं। ये वाला नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काली परिभाषा लिख के छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी बन सकता हो, टाइम हो तो बना दीजिएगा। आगे देखते हैं पेप्टीकरण क्या है, या इसको पेप्टन भी कहा जाता है। तो पेप्टीकरण देखते हैं। इंग्लिश वाला हेडिंग मत लगाइएगा, काले पेन से ही लगाइएगा, नीले पेन लाल पेन का प्रयोग मत कीजिएगा। किसी अवक्षेप का वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर कोलाइडोसॉल में बदलने वाला प्रक्रम पेप्टीकरण या पेप्टन कहलाती है। कंफ्यूज हो गए? फिर से समझते हैं। किसी अवक्षेप का, अवक्षेप मतलब होता है ठोस पदार्थ का वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जो पानी में डालते हैं, इसको पानी में डाल दें और तार के माध्यम से उसमें बिजली डालें या किसी तरह से बिजली का प्रवाह करें तो टूट जाएगा, वैद्युत के चलते अपघट्य हो जाएगा, टूट जाएगा, अपघटित। तो उसको इसको दोनों मिला देंगे, थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे इसका उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ। अब परिक्षेपण माध्यम होता क्या है? तो दूध में पानी परिक्षेपण माध्यम है, दूध परिक्षिप्त अवस्था होता है। ठीक, जैसे कि आप पूरा मतलब ढेर मात्रा में कुहासा देखें, कुहासा में ज़्यादा मात्रा में गैस होता है, पूरा गैस ही रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा पानी की भी मात्रा रहती है, बीच बीच में पानी की मात्रा। तो जो ज़्यादा मात्रा में गैस दिखाई दे रहा है वो परिक्षेपण माध्यम हो गया, जो उसमें पानी दिखाई दे रहा है वो परिक्षिप्त माध्यम हो गया। ठीक, तो क्या कह रहा है कि उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर, यानी ज़्यादा मात्रा वाले भाग में मिलाकर कोलाइडोसॉल में बदलने वाला प्रक्रम पेप्टीकरण या पेप्टन कहलाता है। कुल मिलाकर हमें कोलाइडोसॉल बनाना है। कैसे बनाएंगे? अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाएंगे और इसको डालेंगे परिक्षेपण माध्यम के साथ, मिलाकर कोलाइडोसॉल बनाएंगे। ठीक, आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि यह विधि सामान्यतः ताजे बने अवक्षेप को कोलाइडोसॉल में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसे पॉइंट करके आप बढ़िया से लिख देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आ गया, साबुन और अपमार्जक के सफाई करने की क्रिया का वर्णन करें। डिटर्जेंट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको 14, 15, 16 वाले चैप्टर में भी दिया है और इसमें भी दिया है, तो दोनों का काम चल जाता है ये क्वेश्चन यहाँ से। तो साबुन और अपमार्जक के बारे में जानते हैं कि सफाई की क्रिया, हेडिंग लगा लेंगे साबुन और अपमार्जक के शोधन की क्रिया विधि, काला पेन से ही लगाइएगा। आगे देखते हैं आंसर। यहाँ पे लिखा है, साबुन का अणु तेल के बूंदों के चारों ओर इस प्रकार से मिश्रण बनाते हैं कि स्टीयरेट आयन का जल विरागी भाग बूंद के अंदर और जल रागी भाग पानी में रहता है। पहले इतना तो समझाना पड़ेगा आपको, ये 10 क्लास में भी आप पढ़े होंगे, फिर भी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। साबुन का अणु, साबुन का सूत्र होता है, यहाँ पे बताता हूँ, C17H35 COONA। उच्च वसाम्लों के सोडियम लवण होते हैं, C17H35 COONA। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो देख रहे हैं COO, ये तो Na है, तो टूटेगा तो हो जाएगा C17H35 COO माइनस और Na प्लस। ये तो पानी में गायब हो जाएगा, सोडियम आयन घुल जाएगा। अब बच्चे ये, तो इसको ये करते हैं इस तरह, ये जो भाग देख रहे हैं ये ध्रुवीय भाग है और ये जो भाग देख रहे हैं आप ये अध्रुवीय भाग है। अध्रुवीय मतलब कि इसमें 2 ध्रुव है, एक प्लस एक माइनस, तो इसमें ध्रुवीय हो जा रहा है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, सब प्लस ही है, तो इसलिए अध्रुवीय। ये तो गया, इसकी बात ही नहीं करेंगे हम। अब ये जल रागी होता है, ये जल की ओर इसका आकर्षण होता है। ये वाला भाग जल विरागी होता है, जल का विरोध करता है, विरागी। अब होगा क्या? तो ये तो जल में आसानी से रहेगा, लेकिन ये जल में नहीं रह पाएगा, ये भागता रहेगा, घूमता रहेगा। तो कहाँ टिकेगा? तो तेल की बूंदों में। ठीक,
साबुन का अणु तेल की बूंदों के चारों ओर इस प्रकार से मिसल बनाते हैं कि स्टीयरेट आयन, देखिए ये जो आयन देख रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है स्टीयरेट आयन। सोडियम स्टीयरेट, इसका पूरा नाम है सोडियम स्टीयरेट। ये जो भाग देख रहे हैं इसी को कहा जाता है स्टीयरेट आयन, स्टीयरेट आयन। ठीक, कोष्ठ में लिखना होगा तो लिखते चलिएगा। साबुन का अणु, कोष्ठ में पूरा सूत्र लिख लीजिएगा। तेल के बूंदों के चारों ओर इस प्रकार मिसल बनाते हैं। देखिए, तो तेल की बूंदे में यही वाला भाग घुसता है, ये वाला हाइड्रोकार्बन भाग, अध्रुवीय भाग, ये वाला पानी में रहता है। तो जब घेर लेता है तो मिसल बनाते हैं। जैसे इस प्रकार ये घेर लिया है, देख रहे हैं ये डिजाइन, ये हाइड्रोकार्बन है C17H35, C17H35। यानी कि अभी जो आप ये देख रहे हैं इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 COO-। तो ये है उछल्ला भाग, ये है शीर्ष भाग, ये पानी में रहता है, ये तेल के अणु में घुस जाता है। तो वही हुआ है, इसको कहा जाता है मीसल्स। मिसल्स बनाते हैं कि स्टीयरेट आयन का जल विरागी भाग। कौन है जल विरागी भाग? जो C17H35 है, बूंद के अंदर चला जाता है। जल रागी भाग COO- पानी में रहता है। चूंकि ध्रुवीय समूह जल से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। COO ध्रुवीय है, इसलिए जल भी ध्रुवीय है, दोनों ध्रुवीय इसलिए कर लेते हैं। इसलिए स्टीयरेट आयनों से घिरे हुए तेल की बूंदें जल में खिंच जाती है। अब जो COO है वो जल से अन्योन्य क्रिया करता है H2O से, तो H2O क्या करता है, COO को अपनी ओर खींचता है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये तेल है, इसमें स्टीयरेट आयन का C17H35 अंदर घुसा, COO बाहर रहा। यहाँ पे जो H2O था इसने इसको खींचा तो घिस के ऊपर ले चल गया, तो पूरा बाहर निकल गया तेल, तो मिसल बन गया। चूंकि ध्रुवीय समूह जल से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं, इसलिए स्टीयरेट आयनों से घिरे हुए तेल की बूंद जल में खिंच जाते हैं और गंदगी सतह से हट जाती है। अब खिंच गए, सतह से हट गए, ऊपर आ गए तो हट गया गंदगी। इस प्रकार कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक, अपमार्जक में भी सफाई की क्रिया विधि साबुनों के समान होती है। इस तरह लिख देंगे, काम खत्म। चित्र बनाना होगा बना दीजिएगा। और वो जो मैंने आपको दिखाया ना सब स्टीयरेट आयन, वो सब भी लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है, तो लिखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है, जटिल नाइट्रोजनी यौगिक है। ठीक, नाइट्रोजनी यौगिक है यानी इसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा। और जटिल है मतलब इसको एक एक करके अलग अलग करके पढ़ पाना आसान नहीं है, समझ पाना, इसलिए जटिल है। इसका संरचना भी दिखाना आसान नहीं है। जो कि जीवित पौधों एवं जंतुओं से उत्पन्न किए जाते हैं। जीवित जंतु मतलब पहले माना जाता था या अभी भी पौधों के शरीर से, जंतुओं के शरीर से ही निकलता है। ये उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु होते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये भी प्रोटीन होते हैं। उच्च द्रव्यमान यानी बहुलक है, बहुत ज़्यादा इनमें कार्बन की श्रृंखला है, जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये भी बात क्लियर, जल में क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन। ये बहुत प्रभावी उत्प्रेरक भी होते हैं। एक और बात पता चल गया, जंतुओं और पौधों में जीवन के अनुरक्षण के लिए होने वाली अनेक शारीरिक अभिक्रियाएं एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित होती है। इतना लिख देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलाइड क्या है, तो हेडिंग लगा देंगे कोलाइड, कोलोइड, और लिखेंगे जब विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो तो उसे कोलाइड कहते हैं। बात खत्म। फिर भी कुछ लिखाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इन्हें नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखा जा सकता है, स्कोप। हाँ, फिर ये विषमांगी होते हैं और जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं। ये अगर ये पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पर गैस का अधिशोषित होने पर ऊष्मागतिकी परिवर्तनों का वर्णन करना है। कोई ठोस है, उस पर गैस को हम अधिशोषित कर रहे हैं, मतलब उसके सतह पर दबा रहे हैं, फैला रहे हैं, तो क्या क्या ऊष्मागतिकी परिवर्तन होगा,
उसको बताना। ऊष्मागतिकी परिवर्तन में आप जानते हैं डेल्टा टी, डेल्टा एच, याद होगा डेल्टा एच एंट्रोपी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, क्या क्या होगा। तो 3 ऊष्मागतिकी परिवर्तन होता है। पहला एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है, यानी जो ऊर्जा ऊष्मा परिवर्तन है वो माइनस में आएगा, मतलब पहले जितना ऊर्जा था अब उससे घट गया, कम हो गया, ठीक, बाद वाला ऊर्जा। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा बाहर निकल गई, इसलिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जीबी क्या हो जाता है, ऋणात्मक, यानी जितना पहले ऊर्जा था पहले से वो घट गई ऊर्जा, तो माइनस में आ जाएगा। मतलब कि पहले 10 जूल था, अब 5 जूल बचा, तो 5 माइनस 10 कीजिएगा, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो -5 ही आएगा ना, इसलिए ऋणात्मक। एंट्रोपी परिवर्तन भी ऋणात्मक, तीनों ऋणात्मक, बात ही खत्म। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे आपके मन में होगा कि एंट्रोपी क्या होता है, तो एंट्रोपी में बता देता हूँ सिंपल सा। एंट्रोपी का मतलब होता है कि एक खेत का पानी दूसरे खेत में जा रहा है, ठीक, तो जब तक पानी जाएगा तब तक पानी जाएगा जब तक दूसरा खेत भर ना जाए। जब दोनों खेत बराबर हो जाएंगे तो बीच में पानी रुक जाएगा, उसको साम्यावस्था कहा जाता है, और उस भरने की क्रिया को एंट्रोपी परिवर्तन भी कहा जाता है, ठीक। तो समझ गए बात को। जैसे जल का एंट्रोपी परिवर्तन, गैस का एंट्रोपी परिवर्तन, द्रव ठोस का एंट्रोपी परिवर्तन। ठोस का बहुत कम होता है, द्रव का ठोस से ज़्यादा होता है, गैस का दोनों से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा स्थान छेकता है। जो जितना ज़्यादा स्थान छेकेगा वही सी को कहा जाता है एंट्रोपी परिवर्तन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो इसमें निम्नलिखित हैं। पहला है गैस की प्रकृति, कैसा गैस को आप अधिशोषित कर रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, मतलब CO2। दूसरा अधिशोषण की प्रवृत्ति, अधिशोषण किस प्रकार का है, कैसा स्वभाव में हो रहा है, ठोस पर हो रहा है, द्रव पर हो रहा है, गैस पर हो रहा है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटा है कि बड़ा है, बड़ा रहेगा तो ज़्यादा होगा, छोटा होगा तो कम होगा अधिशोषण। दाब का प्रभाव, कितना दाब लगाया जा रहा है, दाब कितना है, ज़्यादा ताप पे नहीं होता है, कम ताप पे होता है, यही सब होता है, ठीक। और यहाँ से लास्ट खत्म हो जाता है, ठीक। जितने VVI क्वेश्चन थे सारा आपको बता दिया गया है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला, मतलब अगले क्वेश्चन टॉपिक क्या है, छठवा का, हाँ छठवा का VVI क्वेश्चन देखेंगे सारा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।